चलिए, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लीवर के बारे में पहले स्टडी करेंगे। टॉपिक जो था फैटी लीवर था, बट फैटी लीवर को समझने से पहले हम लीवर को समझेंगे तो जो है फैटी लीवर जैसी और भी जो डिजीजेस हैं उनको ठीक करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हमारे गुरुजी ने जो है लीवर के बारे में क्या लिखा है, उसकी हम थोड़ी स्टडी करेंगे, फिर हम उसी के साथ साथ डीप स्टडी करते जाएंगे। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है और इसका जो वजन है करीब करीब 1.5 किलो होता है। और यह एब्डोमेन के दाई दाई तरफ से होकर बाई तरफ तक होता है। तो एब्डोमेन के राइट साइड इसका बड़ा हिस्सा है। यहाँ आप जो देख रहे हैं लीवर का, तो ये जो बड़ा मेजर जो पार्ट है ये राइट साइड होता है और थोड़ा जो हिस्सा है ये होता है लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है। और ये आगे जाके जो है स्प्लीन को टच करता है। यहाँ पर स्प्लीन होता है, उसको ये टच करता है। ठीक है, तो एक एक शब्द को भी हम क्लियर करेंगे, जहां भी नहीं समझ में आएगा उसका पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। ग्लैंड क्यों होती है? क्योंकि जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो उनके फंक्शन होते हैं, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के फंक्शन होते हैं। तो कुछ ग्लैंड जो है हार्मोन्स बनाती हैं, कुछ एंजाइम बनाती हैं। तो लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो कि साइज में भी आप देख सकते हैं और वजन में भी जो है बड़ी होती है। ठीक, ऊपर की तरफ से इसको जो है हमारी जो पसलियां होती हैं ये प्रोटेक्टिंग का काम करती हैं, जो लीवर को किसी भी तरह से चोट लगने से या धक्का लगने से बचाती है। लीवर के 500 से ज्यादा फंक्शन है तथा 1100 से ज्यादा केमिकल हैं, पर अभी भी इसके ऊपर खोज चल रही है। तो इसके फंक्शंस जो हैं 500 से ज्यादा इसके काम है, लेकिन हम कुछ ही फंक्शन अभी तक इसके जानते हैं। और 1100 से ज्यादा केमिकल, इसलिए इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है ना। तो ये कई तरह के केमिकल को चेंज करके दूसरे नए केमिकल भी ये बना सकता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, जिनमें मेन जो सेल्स होती है हेपेटिक सेल्स होती है। तो लीवर के अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स है वो हेपेटिक सेल्स कहलाती हैं। सो लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या होगी? हेपेटिक सेल्स जो है इसकी फंक्शनल यूनिट है, यानी कि मेजर जो काम होगा वो हेपेटिक सेल्स होगी। इसीलिए इसका एक और नाम है लीवर का, हेपेटिक भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर मौजूद सेल को हेपेटोसाइट्स बोला जाता है, हेपेटोसाइट्स। तो कई बार आपने रिपोर्ट में देखा होगा हेपेटोमेगाली, है ना। तो ये जो शब्द है, हेपेटो मतलब लीवर, मेगाली मतलब उसके साइज का बड़ा हो जाना। तो अब लीवर का एक शब्द हो गया हिपेटो, दूसरा हम क्या बोलते हैं? लीवर। तीसरा शब्द और यूज किया जाता है अक्सर, इसको जो है यकृत भी बोला जाता है हिंदी में। तो इसका एक शब्द हो गया यकृत। अच्छा, कुछ लोग इसको जिगर भी बोलते हैं, कई पुरानी भाषाओं में या पुराने लोगों को ये बोलते हुए सुना गया है। तो जिगर भी बोला जाता है इसको। ठीक, तो ये अलग अलग नाम हो सकता है, बीच में मैं उपयोग करूंगा। तो इनका मान आप जो है मतलब जो है लीवर से ही समझिए। तो कभी मैं हो सकता है लीवर बोलूं या हिपेटिक वर्ड यूज करूं, है ना। तो ये हमारा लीवर होता है। तो सबसे पहला ये एक सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, दूसरा कि ये हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, 500 से ज्यादा फंक्शन है और 1100 से ज्यादा केमिकल है। इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है हेपेटोसाइट, जो कि मेन सेल्स है इसके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के बनाए बाइल में से पानी निकालकर अपने अंदर उसको जो है गाढ़ा करके 50 से 60 सीसी तक रख लेता है, जिसके कारण उस पीले रंग के बाइल का रंग बदलकर हरा हो जाता है।
तो हेपेटोसाइट जो है वो क्या करती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाने का, जिसको पित्त भी बोला जाता है, वो बनाने का काम करती हैं। तो वो जो बनाती हैं वो आगे जाके लीवर जो है उनको गॉल ब्लैडर में भेजता है बाइल को। वो एनाटॉमी हम बाद में देखेंगे, अभी एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। तो लीवर के अंदर मौजूद हेपेटोसाइट सेल बाइल बनाती हैं कोलेस्ट्रॉल से। हमने पढ़ा है कि 100% कोलेस्ट्रॉल में से 85% कोलेस्ट्रॉल का यूज बाइल बनाने में होता है और 15% का स्टीरॉयड हार्मोन का। और कोलेस्ट्रॉल भी जो है कब तैयार होता है, जब उसके फैट, जो हम फैट खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद वह फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो जो फैटी एसिड है उसके माध्यम से जो है लीवर में कोलेस्ट्रॉल तैयार हो जाता है, और उसको जो है फिर उसी के माध्यम से फिर बाइल बनता है या पित्त बनता है। तो इसका जो कलर है हरे कलर का, ये हरा कलर तैयार होता है यहाँ पे जब वह गाढ़ा हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ग्रीन कलर का ये छोटा सा दिख रहा है। तो ये इसके बैक, मतलब पीछे वाले साइड में है थोड़ा सा, यहाँ सामने नहीं आएगा, ये थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो इसके लिए एक पिक्चर से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पीछे वाले साइड है, और गॉल ब्लैडर कैसा दिखेगा। ये इसका हिस्सा है, यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर। तो और डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये गॉल ब्लैडर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें। तो जो हेपेटोसाइट सेल होती है, आपके सामने एक पिक्चर है। तो जो कफर सेल की बात होती है ना, आपने पढ़ी होगी न्यूरोथेरेपी फिजियोलॉजी वेद में कई बार इसका नाम यूज हुआ है। तो ये कफर सेल यहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये लीवर का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के उसकी जो है सेक्शन आपको दिखाई जा रही है, उसकी स्लाइड दिखाई जा रही है, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे तो एक पिक्चर दिमाग में बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें, जहां भी मेरा कर्सर रहेगा जो है, आपको पिक्चर दिख रही क्या सेल्स की। आप यस और नो लिख सकते हैं, बाकी नहीं तो मैं फिर से रिप्रेजेंट करूंगा उसको। कोई बात नहीं, मैं फिर से जो है प्रेजेंट करता हूँ। हाँ जी, अभी आ गई होगी पिक्चर, है ना। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है ये है पोर्टल वेन। ठीक, यहाँ पर जो कर्सर है ये है हेपेटिक आर्टरी। हर आर्गन को काम करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। तो उसको काम करने के लिए जो रक्त की जरूरत पड़ती है वो आर्टरी के माध्यम से उन सेल तक पहुंचता है। आर्टरी है, आर्टरीओल्स हैं, बहुत बारीक बारीक हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। एक बड़ी वेसल्स हो गई, आर्टरी हो गई, फिर उससे छोटी आर्टरी, फिर और छोटी, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हेपेटिक आर्टरी से लीवर के अंदर जो है ब्लड सप्लाई जाती है, और इन सेल्स को जो भी जरूरत पड़ती है वह इस ब्लड में से
ले लेती हैं और अपना जो वेस्ट मटेरियल है, काम करने के बाद जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, वो यह जो है पोर्टल वेन की जो ब्रांच होगी, जो वेसल्स होंगी, तो हेपेटिक वेन बोला जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ होगा वेन्यूल्स, फिर आएंगी वेन, फिर बड़ी वेन आएगी जो कि पोर्टल वेन है। और इसी तरह से आर्टरी में क्या होता है, जैसे अयोटा है, फिर अयोटा से आर्टरी निकलेगी, फिर आर्ट्रियोल्स निकलेंगे। तो इस तरीके से ये उनका नाम उनके जगह के हिसाब से बदलता चला जाता है। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई, एक हो गई हेपेटिक आर्टरी, दूसरी हो गई पोर्टल वेन की जो ब्रांच है। तो हेपेटिक आर्टरी से हेपेटोसाइट जो लीवर के अंदर मौजूद सेल हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर मिलता है। वह सर्कुलेशन में से जो भी जरूरी चीजें होती हैं, अगर उसमें जो भी न्यूट्रिशन है तो वो अपने काम के लिए जरूरी लिपिड है, फैट्स है, अमीनो एसिड है, वो ले लेंगी और माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होने के बाद फिर वो जो है वेन्स में डाल देंगी। ठीक, ये हो गया। एक तीसरी और यहाँ पर डक्ट होती है जिसको बोला जाता है बाइल डक्ट। तो ये जो बाइल डक्ट होती है, इस बाइल डक्ट में हेपेटोसाइट जो बाइल बनाएंगी वो यहाँ से कैनालिकुली, यहाँ आप देखें ये लिखा है बाइल कैनालिकुलू, एक तरह से ये नाली जैसा रास्ता है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और उस नाली में डाल दिया, उस रास्ते पे डाल दिया, बाइल कैनालिकुली में। यहाँ देखें, तो यहाँ से ये डालेंगे, फिर ये जो है बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट से फिर जो है आगे जाके ये गॉल ब्लैडर में और बड़े डक्ट से होते हुए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पिक्चर में दिखाया था। ये देखिए कि एक एक चीज को हमें क्लियर करना है। हाँ, तो जैसे फिर ये इस तरीके से जो बाइल डक्ट से होते हुए ये लीवर, ये है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट, दोनों तरफ से जो दो इसके लोब हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब से होते हुए फिर ये यहाँ से बह के आएगा और कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये हो गई राइट, फिर लेफ्ट, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट से ये जाएगा पहले यहाँ पर सिस्टिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक, गॉल ब्लैडर में जो भी उसने बाइल बनाया है लीवर ने, उसको गाढ़ा किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा। कंसंट्रेट होने के बाद फिर जब भी जरूरत पड़ेगी, जो आपने सीसी के सेक्रेटिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जब भी जरूरत पड़ती है वो मैसेज इसको मिलता है और मैसेज मिलने के बाद जरूरत के हिसाब से यहाँ से बाइल जो है निकलेगा और फिर ये जो है आगे जो है कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से एम्पुला वेटर से होती हुई डियोडिनम, जो कि हमारे स्टमक के बाद सबसे पहला पार्ट है इंटेस्टाइन का, वहां जाके छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जो है एक खास तरह के आप कह लीजिए स्फिंक्टर या वाल्व जैसे होते हैं, जो कि अगर एक साथ जो है जब जरूरत पड़ती है तो वो खुल जाता है, वो रास्ता जो है बंद रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता चले कि भाई सीधा जो है यहाँ से डायरेक्ट हेपेटिक डक्ट से होते हुए सीधा एम्पुला ऑफ बेटर में आ जाएगा, नहीं, ये जब जरूरत पड़ेगी तभी ये स्क्वीज होगा। इसके अंदर भी वेव चलती हैं, जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है ना, वैसे ही हर ऑर्गन में जो सर्कुलेशन के लिए या जो भी जूसेस हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक वेव चलती है, उस वेव के माध्यम से, उस संकुचन के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो ये डाल देगा, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ एक जंक्शन है, दूसरा जंक्शन ये यहाँ पर है, सिस्टिक डक्ट के पास है, दूसरा है पेनक्रियास। तो जब पेनक्रियास का जूस निकलेगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि ये आना बंद हो जाएगा, और जब ये निकलेगा तो फिर पेनक्रियास का जूस। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है, ये ऑटोमेटिक चलता ही रहता है ना। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमारा मन नहीं है तो आज भाई आज जो है हम बाइल जूस नहीं निकालेंगे, तो हमने सोच लिया नहीं निकालेंगे, या फिर पेनक्रियाज की तरह या जो है पेनक्रियाज जूस जो है नहीं निकाल, ऐसा नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो हमने देखा था हेपेटोसाइट सेल जो है बाइल डक्ट के माध्यम से ये पूरे जो लीवर के अंदर ये फैली हुई है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब पूरा उसी से ही बना है, उसकी फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमने किडनी में
नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है ना, वैसे लीवर के अंदर जो है हेपेटोसाइट सेल होती हैं। तो उनका एक ही काम है, एक जो मेन काम है, बाकी तो और भी फंक्शन है, पर जो मुख्य काम है कोलेस्ट्रॉल से जो है, फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाना, कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाना, फिर बाइल को जो है आगे इन रास्तों पे डाल दिया जाता है। और ये एक तरह का आप देखिए जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, कि अलग अलग घरों की नाली होती हुई फिर एक बड़े नाले में मिलती है, फिर वो इस तरीके से आगे निकल जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी इस तरीके का सिस्टम है। जो भी सेल्स है अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है कैनालिकुली उसमें डाल देते हैं, और फिर जो है वो आगे अपने रास्ते पे निकल जाता है। ठीक, तो ये हमने रास्ता देखा। अभी हम आगे रिवर्स जहां हम थे वहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं। सो यहाँ पर जो है हमने देखा आर्टरी है जो कि शुद्ध रक्त ले जाती है, सेल को ऑक्सीजन देना है, न्यूट्रिशन देना है। ये पोर्टल वेन की ब्रांच है आप देख रहे हैं। और मेन जो है ये क्या है, सेंट्रल वेन है ना, इसी से ही आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये वाइल डक्ट है, तो ये बाइल कैनालिकुली के माध्यम से जो है अपना डक बाइल जूस बनाएगी और आगे छोड़ देगी। अब यहाँ पर इस हिस्से का, बाइल कैनालिकुली के बाजू के हिस्से का एक छोटा सा और जो है इन्होंने यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा है सिनुसॉइड। तो एक तरह का ये स्पेस है, और इस स्पेस में जो है कफर सेल होती हैं, है ना। हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट के बीच में एक स्पेस है, उसके अंदर कफर सेल होती है। अब ये कफर सेल कैसे काम करेगी कि ब्लड में आए हुए इन्फेक्शन को यहाँ पे जो है उसको पकड़ लेंगे उसके रिसेप्टर, और उसको वो जो है खत्म कर देंगे। किसी भी तरह का जो है कोई हार्मफुल केमिकल आपने खा लिया है या जो भी चीजें हैं, तो उसको ये खत्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझिए, ये जो नेक्स्ट बाजू में जो पिक्चर है तो इस तरीके से चलता है। यहाँ पर है बाइल कैनालिकुली, आपने देखा ये उसका बड़ा रूप है, ये है बाइल कैनालिकुली और ये है हेपेटोसाइट। ठीक, तो इसका एक पिक्चर और थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर। तो बाइल कैनालिकुली के ये रास्ते हैं, ये हेपेटोसाइट है, और यहीं पर आगे, इसी के आगे जो जुड़ा हुआ है वो है सैटेलाइट सेल। ठीक, फिर सिनोसाइड ल्यूमन जो हमने देखा था एक स्पेस है ना। ये दोनों तरफ जो है ये हेपेटोसाइट है, यहाँ लेफ्ट में भी देखिए राइट में देखिए। ठीक, दोनों हेपेटोसाइट के श्रृंखला के बीच में, एक लाइन के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस में डेंड्राइट सेल हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, कफर सेल्स हैं, और स्टेलेट, सॉरी ये सैटेलाइट बोला, ये है स्टेलेट सेल है। तो इनके अलग अलग काम होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मेनली जो हमने सुना है, एक तो कफर सेल के बारे में और दूसरा हेपेटोसाइट, बाकी इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो ये लीवर के अंदर की आप देख लीजिए एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी में हमने देखा हेपेटोसाइट जो है इसकी फंक्शनल यूनिट है, उसके अंदर जो है कफर सेल्स होती है, और भी अलग अलग तरह की सेल्स हैं, जैसे स्टेलेट सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स हैं। फिर इसका लीवर का अपना नर्वस सिस्टम भी होगा, जिससे जो है इसको फंक्शन करने के लिए सिग्नल मिलते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो हमने देखा इसमें सेंट्रल वेन है, बाइल कैनालिकुली है, बाइल डक्ट है जिसमें आगे जाके बाइल पहुंच जाता है। शरीर को शुद्ध रक्त जो है लीवर में भेजने के लिए हेपेटिक आर्टरी का यूज किया जाता है, जिससे उसको मिलता है। और जो अशुद्ध रक्त है वो पोर्टल वेन की ब्रांच में डाल दिया जाता है, जो आगे पोर्टल वेन से होते हुए हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। ठीक, इस तरीके से ये आपको सभी को क्लियर है। क्लियर है तो यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर अभी अपने दिमाग में आप रखेंगे इस तरीके से। अब हम जो है आगे
बढ़ते हैं। ठीक है। सो हमने देखे इसके 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं और 1100 से ज्यादा केमिकल ये बनाता है। 24 घंटे में करीब ये 800 सीसी यानी कि पौना किलो जो है बाइल बना लेता है ना। ये जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं ये बना लेती हैं। और गॉल ब्लैडर इस 800 सीसी को कंसंट्रेट करके सोचिए 50 टू 60 सीसी में इसको कंसंट्रेट कर देता है। इतना गाढ़ा हो जाता है ये। जब ये गाढ़ा हो जाता है तभी ये फैट को इमल्सिफाई कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ताकि लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये 50 टू 60 सीसी तक कंसंट्रेट नहीं होगा तो ये प्रॉपर जो है फैट को इमल्सिफाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है आगे का फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर क्या होगी, एसिडिटी वगैरह बनती है। ठीक। तो जब ये कंसंट्रेट हो जाता है, पहले इसका कलर होता है पीला, फिर जब ये कंसंट्रेट हो जाएगा तो इसका कलर हो जाता है हरा। कभी कभी किसी को बहुत जब उल्टियां होती हैं और पेट खाली हो उसके बाद भी उल्टियां हो तो कभी कभी ये बाइल जो है मुंह में आ जाता है और आप देखते हैं कि हरे कलर का जो है पित्त आपको निकलता है। तो वो कहाँ से आया हरे कलर का पित्त? ये बाइल का जो है, कभी कभी वहां से भी जो है आंतों से ये खींच लिया जाता है। क्योंकि उल्टियां जब करते हैं तो काफी खिंचाव पड़ता है, तो कभी कभी ये बाइल जो है आ जाता है, स्फिंक्टर खुल जाए या किसी भी तरह से। नहीं तो मोस्टली जो है आपको पित्त वगैरह जो निकलते हैं वो तो खट्टे रहते हैं, खट्टी डकारें वगैरह आना है, एसिड वगैरह निकलता है। तो एसिड जो आता है वो स्टमक से आता है और ये जो आएगा ये डियोडिनम से आएगा, है ना। जब गॉल ब्लैडर से निकलेगा फिर जो है डियोडिनम में पहुंचेगा। तो अगर कभी ऐसा ग्रीन कलर का आया तो वो आप समझेंगे कि भाई डियोडिनम से आया है। और जो पेट का जो पित्त है वो जो निकलता है वो व्हाइट कलर का खट्टा तेजाब की तरह रहता है, जो कई बार इतनी जलन करता है, गले में छाले भी पैदा कर देता है। तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है 800 सीसी बाइल को जो है 50 या 60 सीसी तक रख लेता है, गाढ़ा बना के इतना रख लेगा। तो एक तरह से हमारे ऑर्गन भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, कि कब क्या करना है। जब ये प्रोसेस कर रहा होगा गाढ़ा बनाने का तब तक के लिए लीवर को रोक दिया जाएगा, भाई जितना है पहले ये काम कर ले फिर आगे का हो जाएगा। तो एक तरह का ये कम्युनिकेशन चलता है और ये कम्युनिकेशन किससे चलता है, हार्मोन से चलता है और जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं उनके माध्यम से चलता है। तो दो तरह से मेनली कम्युनिकेशन होता है। और सेल के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, हर सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोई काम करना है, गोल्गी एपरेटस को कोई काम करना है, या डीएनए या नया आरएनए तैयार करना है, या सेल को डिवाइड करना है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन भी चलता है। जैसे हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसी तरह से ऑर्गन भी एक दूसरे से बात करते हैं, पर उनकी जो भाषा होती है वो भाषा केमिकल की भाषा होती है। तो वो हार्मोन्स की भाषा होगी, वो सिग्नल की भाषा होगी। तो शरीर जो है उस तरह की भाषा को समझता है। पेट में जो एचसीएल एसिड खाने को डाइजेस्ट करता है, आपका आप लोग हैंड रेज अभी ना करें, जब भी जरूरत जब हम क्लास अटेंड करेंगे ना तो उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे। तो पेट में जो खाना होता है, स्टमक के अंदर जो हमने खाया है, वो आगे जब बढ़ता है तो उसको काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काइम। तो ये काइम, हम थोड़ा सा ये एक शब्द यहाँ पर हो गया है, तो वो फूड ही, पर उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है। तो जब काइम की बात कर रहा हूँ तो पेट में पहुंचा हुआ भोजन होगा, है ना। तो पेट से जब काइम डियोडिनम में आता है तो वहां से सीसी के
यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन बनेगा, और उस हार्मोन की मात्रा के अनुसार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर रखा हुआ बाइल को जो है कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से आगे होते हुए एम्पुला ऑफ बेटर आएगा, फिर वहां से जो है डिओडिनम में भेज देता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है एक तरीके का, ये मैसेंजर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, कोलसिस्टोकाइनिन। ठीक। फिर यही बाइल जो है काइम, हमारे काइम में आए हुए यानी भोजन में आए हुए घी या तेल जो भी हमने खाया है इत्यादि के जो कण हैं उनको अलग अलग कर देता है, यानी इमल्सिफाई कर देता है। फिर पेनक्रियाज के लाइपेज, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक लाइपेज बनता है, उन कणों को तोड़कर फैटी एसिड में बदल देता है, और इसे छोटी आंतड़ी के इलियम में बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब यानी कि सोख लिया जाता है, और लिम्फ की नलिकाएं द्वारा रक्त में ये घूमते हुए फिर लीवर में पहुंचता है। फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदल देती है। कौन? फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम लीवर कर लेता है। ठीक। इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लिम्फ वेसल्स के माध्यम से ये देखिए, तो हमारी इंटेस्टाइन में जो बिलाई होते हैं, ये बिलाई है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इनके माध्यम से होता है। तो ये बिलाई क्या करते हैं, जो भी अमीनो एसिड हैं, फैटी एसिड्स हैं, उन सबको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर दूसरी हैं वेन्स भी हैं, और तीसरी है लिम्फेटिक वेसल्स। तो तीन तरह की ये यहाँ पर वेसल्स होंगी। तो आर्टरी से काम करने के लिए सेल को जो है जरूरी जो भी है रक्त मिलेगा, और यूज करने के बाद जो रक्त है वो इनमें छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो है सोख लिया जाता है जो भी न्यूट्रिशन आपने खाने में खाया है। तो एक तरह का कैपिलरी नेटवर्क है। एपिथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ पर गोबलेट सेल्स भी होती हैं जो कि म्यूकस वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ से जो ये जो वेन्स हैं, आर्टरी हैं, तो जो भी चीज़ है यहाँ पर वेन्स में डाल दिया जाता है, ये है ना। तो अपना यूज करने के बाद ये आगे जाके हमारे पोर्टल वेन सिस्टम में जाता है, जो कि फिर पोर्टल वेन जो है लीवर में जाती है, और वहां जाके फिर वो जो है वहां से सर्कुलेशन आगे बढ़ता है। ये हेपेटोसाइट सेल का एक और इस तरीके से ये दिखती हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, ये हेपेटिक वेन के माध्यम से, ये पोर्टल वेन का सिस्टम है, ये यहाँ से जाएगा और फिर आगे इस तरीके से यूज करके फिर आगे बढ़ जाएगा, सेंट्रल वेन में चला जाएगा। ठीक। कफर सेल्स हैं यहाँ पर, बाइल डक्ट है, पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटोसाइल सेल है, और सेंट्रल वेन है। तो बस ये इसका अंदर का मैकेनिज्म है।
ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो इस तरीके से जो भी है इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को लेकर जो है आगे लीवर में भेजा जाता है। वहां जाके ब्लड में होते हुए घूमते हुए लीवर से जो भी रक्त पहुंचेगा तो वहां से जो जरूरी चीजें उनको लेके प्रोसेस कर लिया जाता है। ठीक, तो यहां तक हमने देखा। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल को एक स्टीरॉइड कहते हैं। तो लीवर द्वारा शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसका 85% भाग दोबारा बाइल बनाने में ही खर्च कर लेता है। बाकी के 15% कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं वो सब इससे बनाए जाते हैं। तो 15% जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसके स्टेरॉइड हार्मोन्स बन जाएंगे और 85% का जो है बाइल बन जाएगा। तो अगर आपके फैट ठीक से नहीं पचे, आपने जो भी तेल खाया था, घी खाया था, वो ठीक से नहीं पचा, तो पहले तो कमी आएगी किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। कुछ लोग जो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, लीन रहते हैं एकदम, उनको फैट नहीं खाते हैं, तो आप उनमें देखेंगे उनका डाइजेशन भी डिस्टर्ब रहता है। तो उनके अंदर जो है एक तो बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा, तो फैट भी जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एमल्सिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है स्टीरॉयड हार्मोन्स की कमी रहेगी जिससे उसका शारीरिक विकास वगैरह भी नहीं होगा। और स्टीरॉयड हार्मोन्स में जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन हो गया, और एंड्रोजन वगैरह, ये सब चीजें। दूसरे फिर कुछ जो कॉर्टिजोल वगैरह है, स्ट्रेस रिलीफ हार्मोन है, ये भी प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो जिन लोगों का फैट प्रॉपर नहीं पचेगा तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक से नहीं बनेगा। तो उससे क्या है, आगे जाके फिर वही प्रोसेस आएगी कि भाई 15% का जो हार्मोन्स बनने चाहिए तो वो नहीं बनेंगे, तो जो है फिर आपको कॉर्टिजोल नाम के हार्मोन की कमी हो सकती है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का गड़बड़ हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम खाते तो सब हैं पर हमें बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्यों हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है? आपके हार्मोन इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि उन हार्मोन का जो रॉ मटेरियल है ना, फैट क्या है? एक तरह का रॉ मटेरियल। फिर इन हार्मोन्स का रॉ मटेरियल क्या है जो उससे बनेगा? फैटी एसिड वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। अगर आपको फैट ठीक से पचेंगे, कुल मिलाकर आपका डाइजेशन अगर सही रहेगा, तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, एंजाइम भी सही तरीके से काम करेंगे और बॉडी का कम्युनिकेशन भी ठीक ढंग से चलता रहेगा। तो शरीर में अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि हर सेल के लिए काम करने के लिए रॉ मटेरियल और केमिकल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल के रूप में देखा जाए तो आपके प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, ये सब होना जरूरी है। तो जब ये पचेंगे नहीं तो जो केमिकल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलेगा नहीं। वो अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर जो उनकी कमी से होने वाली बीमारियां आती। लीवर द्वारा कोलेस्ट्रॉल और बाइल के अदल बदल में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट करने के लिए अदल बदल में 94% कोलेस्ट्रॉल उपयोग किया जाता है। बाकी 6% जो है वेस्ट हो जाता है। 6% वेस्ट क्यों हो जाता है? उसको प्रोसेस में, है ना, प्रोसेस के दौरान वेस्ट हो जाता है। जैसे फैक्ट्री में भी जैसे कई चीज आप केमिकल बनाते हैं तो कुछ खराब भी निकल जाता है माल। तो ये आप एक समझ लें इसको। तो लीवर जब कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट करता है तो सिर्फ 94% कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है और 6% जो है वेस्ट हो जाता है। ठीक, अभी हम देखते हैं कि पाचन क्रिया में लीवर का कार्य क्या है। तो लीवर क्या करता है? पचाए गए जो भी न्यूट्रिशन में से विटामिन B12, ग्लूकोज इत्यादि कई चीजों को स्टॉक करके अपने अंदर रख लेती है। तो पहला स्टॉक कहाँ होगा? लीवर के अंदर। भविष्य में काम आने के लिए अगर भोजन में कोई बैक्टीरिया या कीटाणु हो जो पेट के एसिड से बच गया हो तो लीवर के कफर सेल्स उनको खत्म कर देते हैं। हमने देखा था कफर सेल्स कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर मौजूद रहती हैं। ये देखिए, ये कफर सेल्स हैं। तो ये जो भी
पहला तो सारे वायरस बैक्टीरिया जो भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, हमारे एसिड जो है ना उसमें जाते ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एसिड बहुत शक्तिशाली होता है, HCl एसिड। अगर वहां से बच गए, वो आंतों में चले भी गए, तो आंतों के अंदर भी हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। चलिए वहां से भी अगर बच गया, तो आगे जाके फिर वो जो है ब्लड फ्लो के माध्यम से लीवर में पहुंचेगा। तो लीवर में जैसे ही मान लीजिए ये आया, या तो वेन्स के माध्यम से पहुंचेगा या आर्टरी के माध्यम से, तो जैसे ही आएगा तो ये कफर सेल्स उसको पकड़ लेंगी, पकड़ के उसको फेगोसाइटोसिस के माध्यम से या किसी भी तरह से हाइड्रोलाइसिस या जो भी उनका मैकेनिज्म है उसके माध्यम से उसको खत्म कर देंगी। तो ज्यादातर मैकेनिज्म में फेगोसाइटोसिस सिस्टम चलता है, यानी कि कोई वायरस बैक्टीरिया है, उसको जो है, जैसे ये वायरस है उसको ऐसा पकड़ लिया, अपने अंदर लिया और उसको खत्म कर दिया, ये हो जाता है। दूसरा एक और मैकेनिज्म होता है कि उनके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो उसको पचा देगा, उसको गला देगा, उसको खत्म कर देगा। तो इस तरीके से सेल जो है अपना काम करती हैं और वायरस बैक्टीरिया को ये कफर सेल्स मारती हैं। तो एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि 1 पॉइंट लीवर का उपयोग जो है शरीर में मौजूद इन्फेक्शन को भी खत्म करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए हम जो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देते हैं, हम आगे देखेंगे कि कैसे वो जो है फीवर में काम करता है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। तो उसमें एक रोल यहाँ पर भी आता है कि जो कफर सेल्स हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस जिसकी वजह से फीवर आ रहा है बार बार, तो हम लीवर का पॉइंट जब देते हैं तो वो 1 पॉइंट लीवर देने से जो उसको फ्लो बढ़ाने से लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर करने लगता है। जब वो अपना काम प्रॉपर करने लगेगा तो वो वायरस बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा, बाकी के जो शरीर को एनर्जी चाहिए वो भी बनाएगा, जो भी जरूरत का सामान है वो जो है तैयार करेगा। तो कफर सेल्स जो है, जो भी भोजन पचने के बाद भी अगर कुछ सेल्स बच गए हैं, बैक्टीरिया है या कीटाणु है जो भी पेट के एसिड से बच गया, तो लीवर में मौजूद कफर सेल्स उसको खत्म कर देते हैं। बाकी तत्व रक्त के अंदर भ्रमण करते हुए हर एक सेल तक पहुंचते हैं और हर सेल उनमें से अपने अपने कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को, जो भी न्यूट्रिशन जिसको चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ले लेगी, किसी को जो है अमीनो एसिड की जरूरत है तो उसके रिसेप्टर जो है उसको पकड़ेंगे और अपने अंदर ले लेंगे, किसी को जो है ग्लूकोज की जरूरत है तो वो जो पचाया हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को रिसीव कर लेंगे। इस तरीके से ब्लड में ये सारा मटेरियल घूमता रहता है। तो जिसको जो जरूरत पड़ती है वो ब्लड से ले लेता है और अपना जो कचरा है वो ब्लड में छोड़ देता है। ठीक, आर्टरी से शुद्ध चीजें लेते हैं और जो है वेन्स में डाल देते हैं। इस तरीके से ये लेना देना चलता रहता है। तो हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो घूमता रहेगा, फिर जिस सेल को जो जरूरत होगी वो वहां से उठा लेगी, और जो खराब चीज जो उसने बनाई है प्रोसेसिंग के दौरान, जो फ्री रेडिकल्स या जो वेस्ट मटेरियल निकला है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये सब वेस्ट चीजें हैं, तो ये सब निकाल के अपना जो है सेल जो उसमें आगे छोड़ देगी, ब्लड के अंदर छोड़ देगी। फिर वो वहां से किडनी में जाएगा, तो किडनी जो है फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देगी। कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर फेंक दी जाएगी, बाकी के जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, यूरिन के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। तो 1 मिनट में हमारा शरीर लंग्स से होते हुए ये अपना जो है हार्ट से गुजर जाता है, और 5 मिनट में एक बार पूरा ब्लड फिल्टर होता है। तो इस तरीके से जो, अगर मान लीजिए हम 1 मिनट का गैप देते हैं, हमने कोई केमिकल बॉडी में बनाया तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि 1 मिनट के अंदर वो केमिकल जो भी बनेगा वो हार्ट से गुजर के पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 मिनट का जो टाइम है वो 5 मिनट में जो है शरीर का सारा रक्त फिल्टर होके जो है शरीर में आ जाता है। 5 मिनट लगते हैं किडनी से रक्त को गुजरने में, और पूरे शरीर से, शरीर का रक्त हार्ट से गुजरने में 1 मिनट का टाइम लगता है। यान ठीक है, तो हम आगे अभी इसको बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों से हमें यह समझना चाहिए कि शरीर का हर कार्य भोजन के पोषक तत्वों से ही होता है, और ये कार्य तभी हो सकते हैं जब भोजन का पाचन और पचे हुए तत्वों का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से हो।
खाने में जो फैट्स हैं वे पचने के बाद फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल के रूप में ब्लड में पहुंचते हैं। उन्हें लीवर बदलकर कोलेस्ट्रॉल बनाती है और शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल है उसमें करीब 85% जो है कोलेस्ट्रॉल को लीवर वापस बाइल बनाने में खर्च कर लेती है, जो दोबारा फैट को पचाने में मदद करता है। और बाकी का 15% कोलेस्ट्रॉल को शरीर के अलग अलग ग्रंथियां जो है, जैसे कि हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जो बनाती हैं, उन पर उस 15% कोलेस्ट्रॉल को शरीर स्टेरॉइड हार्मोन बनाने में उपयोग करता है। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाती है जो कि कार्टिजोल है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन्स हैं, और प्लेसेंटा भी यूज करता है उसका। प्लेसेंटा भी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस में जो है टेस्टोस्टेरोन, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी में भी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन हार्मोन्स की जरूरत का जो रॉ मटेरियल है वो है कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने ऊपर बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाने में 4 से 6% कोलेस्ट्रॉल खर्च हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है। सो अगर मनुष्य फैट्स खाना बंद कर दे तो उसके शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ना हो तो 16 दिन के बाद 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96% कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर बार जब वो बनाएगी, हर दिन जो बनेगा उसमें से 6% तो वेस्ट हो रहा है। तो 16 दिन के बाद 96%, अगर वो बाहर से फैट लेना टोटल बंद कर दे तो जो है 16 दिन बाद जो है उसका 96% कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और अगले दिन से फिर उसे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल के बिना एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन नहीं बनेंगे, और उन हार्मोन्स के बगैर मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता। सो हर 15 दिन बाद उसे थोड़ी थोड़ी फैट खानी शुरू कर देनी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल खत्म ना हो जाए। हाँ, फैट में सबसे गुणकारी है असली घी, लेकिन घी खाने के बाद उसे पचाने के लिए वर्जिश करें या सीढ़ियां चढ़ें या किसी तरह की एक्सरसाइज करें, नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा जमावट हो जाएगी। ठीक, जो कि हमने फैट्स में पढ़ा था ना, ये घी क्या है, सेचुरेटेड फैट्स है। तो ये फिर क्या, धमनियों में जमना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो है उसको खाने के बाद पचाने के लिए वर्जिश भी करनी है। और इस इतना ही नहीं, लीवर और पाचन संस्थान का भी ठीक होना जरूरी है। अभी हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर, ये तो हमने इंटरनल देखा, थोड़ी एक्सटर्नल चीजें भी इसकी थोड़ी देख लेते हैं। सो पिक्चर में आपके सामने दिख रहा है, लीवर को जो है दो लोब में बांटा गया है, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये दो लोब जो है ये मेजर लोब है, बाकी का इसको और 8 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, सो ये इसका एंटीरियर व्यू है, यानी कि सामने से देखते हैं तो लीवर ऐसा दिखेगा। लीवर को अलग अलग लिगामेंट जो है पकड़ के रखती हैं, उसको जोड़ के रखती हैं, उसको एक स्ट्रेंथ देती हैं, स्थिर करती हैं। तो एक है कोरोनरी लिगामेंट, लेफ्ट ट्राई एंगुलर लिगामेंट। यहाँ पर जो लीवर का जो कोना वाला हिस्सा है, जो कोन की तरह दिख रहा है, इसको अपेक्स बोला जाता है। ठीक, जो दो भागों में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट। फिर इसी लिगामेंट का एक हिस्सा है राउंड लिगामेंट। ऊपर थी लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, ये जो यहाँ पर हमने देखा, ये हो गया इसका एंटीरियर व्यू सामने से। ठीक, सुपीरियर व्यू यानी कि ऊपर से जब हम देखेंगे इसको, लीवर को सर की तरफ से आप जब देखेंगे, है ना, आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप लीवर को झुक के देख रहे हैं, तो ऊपर से कैसा दिखेगा, तो ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। ये फैल्सीफेरम लिगामेंट होगी। ठीक, ये इसका लेफ्ट लोब होगा,
ये राइट लोब हो गया। ये कोरोनरी लिगामेंट है जो आगे जाके यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगुलर कॉर्डेट लोब है, जो मैंने आपको बोला था कि दो लोब तो मेन है, बाकी और भी इसके हिस्से हैं, तो ये कॉर्डेट लोब है। इसी लिगामेंट से यहाँ पर एक लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ आईवीसी। यहाँ ये जो जब बच्चा गर्भ में होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से ये लिगामेंट जुड़ी होती है यहाँ, वो हम आगे देखेंगे, उसको जब पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो ये सुपीरियर व्यू हो गया। फिर है पोस्टीरियो इंफीरियर व्यू, यानी कि पीछे से कैसा दिखेगा ये, तो इस तरीके से दिखेगा। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गई। सेम वही चीजें हैं, बस अलग अलग व्यू में देखने का एक तरीका है। ये गॉल ब्लैडर हो गया। अब इसका जो है इन्होंने पोस्ट पोस्टीरियो इंफीरियर व्यू, तो ये उसका एक पीछे से व्यू दिया है, पीछे और ऊपर दोनों तरफ से आप देखेंगे तो इस तरीके का ये दिखेगा। तो यहाँ पर ये तीन एक साथ चलती हैं, इसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। तो यहाँ तीन है, एक तो पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल पैसेज यानी कि बाइल डक्ट। ये चैनल हमने समझ ही लिया है। ये सब चीजें यहाँ पर आप देखें, राइट ये वेन का सिस्टम है और ये जो है एक तरफ आर्टरी का सिस्टम है। तो ये है, ये अलग अलग लोब हैं जो मैंने आपको बोला था, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में इसको बांटा गया है। सो ये जैसे हेपेटिक वेन के माध्यम से जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये बकायदा जो लीवर का उसमें ये दिखेगा, उसका प्रॉपर जो है ये सारी वेन्स दिखती हैं जब भी इसका सोनोग्राफी वगैरह किया जाएगा। वो मैं आगे की क्लास में आपको डिटेल्स में सोनोग्राफी में लीवर कैसा दिखता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इस तरीके से आर्टरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि मेन हेपेटिक आर्टरी आएगी, उसी से फिर जो है ब्रांचेस अलग अलग निकल जाती हैं। चलिए अब हम आगे थोड़ा और डिटेल देखते हैं, फिर हम जो है तो सामने से देखने पर लीवर को पेरिटोनियम के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें लेफ्ट तथा राइट लोब ऑफ लीवर कहा जाता है। अच्छा, इसका एक बार आप ये डाइसेक्शन भी देख लें। सो लीवर जो है ये है, इसके ऊपर जो है सब कैप्सुलर स्पेस होता है, फिर ये ग्लिसन कैप्सूल होता है जो लीवर को कवर करता है, फिर आउटर सीरस लेयर है जो कि फिर आगे जाके पेरिटोनियम इसको कवर कर देती है। तो पेरिटोनियम ने इसको कवर कर रखा है। तो लीवर की अगर लेयर को हम काटेंगे, कट करेंगे, तो लीवर तक पहुंचने से पहले आपको ये 2 3 लेयर मिलेंगी। तो आउटर सीरस लेयर है जिसमें सीरस मेम्ब्रेन वगैरह होती है, ये ग्लीसन कैप्सूल है जिसने इसको कवर करके रखा है, फिर सब कैप्सुलर स्पेस है, उसके बाद फिर लीवर है। तो सामने से देखने पर लीवर को पेरिटोनियम के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें लेफ्ट तथा राइट लोब ऑफ लीवर कहते हैं। पेरिटोनियम के इस अंश को फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के नीचे के छोर को लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, जो जन्म के पहले के लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का अवशेष मात्र है।
यह लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जन्म के पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी यह वेन ही प्लेसेंटा से गर्भ के बच्चे के लिए रक्त ले जाने का कार्य करती है, जो कि जन्म के कुछ घंटों बाद बंद हो जाती है। यहाँ पर है वो टेरेस, है ना, लिगामेंटल फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो लीवर के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो लीवर हमारे शरीर की एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी कह सकते हैं इसको, जो कि बहुत कठिन कार्य भी 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में कर लेती है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो हमने देखा इसके 500 से अधिक फंक्शन हैं और 1100 से अधिक इसके केमिकल हैं, जिसमें तो यह एक बहुत बड़ा गोडाउन या गोदाम जैसा है, जिसमें हमारी जरूरत की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, जैसे शरीर को आवश्यकता होने पर यह बना देती है या दे देती है। जैसे कि इसमें विटामिन B12 का स्टॉक 4 से 6 साल तक का रहता है। तो जब जरूरत से ज़्यादा कोई विटामिन है, जैसे B12 है, तो आपकी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको जो है स्टॉक करके रख लेगा, और बाकी का एक्स्ट्रा जो B12 है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही जो है यह क्या करता है कि जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो लीवर उसको फिर यूरिया वगैरह बनाकर पेशाब के रास्ते से शरीर के बाहर फेंक देती है। और इसमें इतना ग्लाइकोजन रहता है कि आवश्यकता होने पर यह ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइसिस करके उसमें, यानी उसमें पानी मिलाकर उसे 2 से 50 ग्राम तक ग्लूकोज बना सकती है, और जब जरूरत हो तो ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप मिलाकर प्रोटीन बना देती है, यानी ग्लूकोज से प्रोटीन भी बनाया जा सकता है। ये सारा काम जो है लीवर करता है। सो लीवर एक स्टोरेज का काम भी करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, मेंटेनेंस का भी काम करता है, कम्युनिकेशन का भी काम करता है, और बायस बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। मनुष्य के जख्मी होने पर लीवर के अंदर जो विटामिन के स्टोर रहता है उससे घाव भरता है या रक्त का क्लॉट बनाकर उसे जो है बहने से रोकता है। और रात को देखने के लिए लीवर जो है विटामिन ए बनाती है, जो इसमें स्टोर रहता है, यानी कि पड़ा रहता है। सो जो विटामिन है, विटामिन A, D, E, K, इनका जो है बॉडी में स्टोरेज करके रखा जाता है। विटामिन A, D, E, K ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनमें B12 को तो 4 साल तक जो है स्टोर रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो किडनी के रास्ते बाहर निकलते, वो क्योंकि उनका डेली का यूजेस है ना, उनकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए वो जो है पानी में घुलनशील होने के कारण कुछ मात्रा में शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वो जरूरत से ज्यादा होंगे तो उनको फैट के अंदर जो है मिला के जो है लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो विटामिन के लिए अभी मैं हमने कुछ दिन पहले बताया था, ग्रुप में भी मैंने डाला था कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो लीवर बनाता है ना। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो आगे की जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में जो है फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो लीवर जो है अपने अंदर विटामिन के को स्टोर करता है। अभी थोड़ी देर से आपके प्रश्न का जवाब दूंगा मैं, है ना। अनिल जी, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर क्लास 5 मिनट के बाद फिर आपका एक सवाल लेंगे। किडनीज जो है एरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है। तो हमने पढ़ा है न्यूरोथेरेपी में कि कोई भी केमिकल जो है दो या दो से ज्यादा जगह पे बनता है। तो एरेथ्रोपोइटिन कुछ मात्रा में लीवर भी बनाता है और किडनीज क्या है उसको ज्यादा मात्रा में बनाती है। तो किडनीज एरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती हैं, जिसके संदेश मिलने पर ही बोन मैरो जो है रक्त बनाती है। और बोन मैरो क्या है, जो हड्डी होती है ना, हड्डी के अंदर का जो हिस्सा है उसको बोन मैरो कहा जाता है। उसी के अंदर पे जो है खून बनता है, रक्त बनता है, रक्त सेल RBC WBC ये सब बनाई जाती है। ठीक। तो एरोथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन है, ये हमने अभी दिया बोला था ना, कम्युनिकेशन करते हैं। कि ये हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं, ये मैसेज देते हैं किसी चीज को कि कब जरूरत है खून बनाना है, कितना बनाना है ना, और कब बनाना है। ये सारी चीजें, ये इंटरनल कम्युनिकेशन चलता रहता है। ठीक।
तो किडनीज में एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो जिसके मैसेज मिलने पर बोन मैरो जो है ब्लड बनाती है। बोन मैरो 50% से अधिक शरीर की रक्त की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन किडनियों के बिगड़ने पर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, और उस समय फिर क्या है, लीवर जो है एरिथ्रोपोइटिन बनाती है। तो चाहे कम मात्रा में बनाती है, पर मनुष्य को मृत्यु से तो बचा लेती है। ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड जब हार्मोन्स बनाती है तो जरूरत से अधिक ही बनाती है। ये नेचुरली ऐसा होता है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। तो जब भी कोई ग्रंथि अपना कुछ केमिकल बनाती है तो वह कुछ थोड़ी ज्यादा मात्रा में बना देती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हार्मोन्स बनाती है तो जरूरत से अधिक ही बनाती है। जितने जिस ग्रंथि को चाहिए उतने उसके उपयोग करने के बाद बाकी का जो अधिक हार्मोन्स रक्त द्वारा जब लीवर में पहुंचेगा तो लीवर उसको समाप्त कर देगा। इसी प्रकार कोई भी वस्तु जो अधिक होती है लीवर उसको संभाल लेता है। हाँ, पर इसके लिए जरूरी है कि लीवर ठीक हो तभी संभालेगा, नहीं तो वो शरीर में बढ़ा रहेगा। जिसको हम क्या करते हैं कि भाई लीवर को शराब पी पी कर खराब कर देते हैं। तो बीमारी के आने पर यह जो है एंटीबॉडीज बनाकर शरीर को बीमारी से भी बचाता है। अब बताइए इसका इम्यूनिटी में भी कितना रोल है। और माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो छठे सप्ताह से 3 महीने तक यह बच्चे का रक्त भी बनाती है, और पीछे स्प्लीन भी रक्त बनाती है। तो बोन मैरो जब पूर्ण रूप से रक्त बनाने शुरू करने पर ये दोनों अंग रक्त बनाना बंद कर देते हैं। तो जो फीटस होता है, गर्भ में जो बच्चा है, जब उसकी बोन मैरो डेवलप हो जाती है तो लीवर और स्प्लीन जो है रक्त बनाना फिर बंद कर देती है। तब तक जो रक्त बनाने का काम कौन करेगा, हमारा लीवर और स्प्लीन। लीवर की म्यूकोसा, झिल्ली, अंदर की झिल्ली है, वह हेपरिन बनाती है, जिससे रक्त में थक्का या क्लॉट ना बने। लीवर एवं लंग्स दोनों मिलकर शरीर में 85% हेपरिन बनाती हैं, और हेपरिन बनाने का काम किसका है, मास्ट सेल का। देखो हेपरिन की जरूरत कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर कुछ बहुत कुछ समय के लिए ब्लड रुकता हो या वहां प्रोसेस होता हो, जहां पर कुछ चीजें एक्सचेंज होती हैं, तो वहां पर जो है क्लॉट बनने की संभावना ज्यादा होती है। और ये एक बीमारी है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहां भी कोई चीज एक्सचेंज हो रही है या प्रोसेस हो रही है, वहां पर ब्लड बहुत कुछ समय के लिए रुकता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? किसी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही, या किसी का अपना, ओके सभी को आ रही, ठीक है, तो शायद आपके मोबाइल में इशू होगा। हाँ, तो जहां भी कुछ रक्त रुकता है या प्रोसेस होता है, वहां पर क्लॉट बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो स्वाभाविक है, वहां पर जो है क्लॉट बनने की संभावना ज्यादा होगी तो क्लॉट घोलना पड़ेगा। वहां क्लॉट ना बने उसके लिए प्रकृति ने वहां ऐसी व्यवस्था की है कि वहां पर मास्ट सेल होती हैं जो अपना हेपरिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ती रहती हैं, और रक्त जो है गाढ़ा नहीं हो पाता और वहां पर क्लॉट नहीं बनते, इसलिए सर्कुलेशन वहां पर बना रहता है। तो अब लीवर जो है केमिकल फैक्ट्री है, तो वहां पर तो हर चीज प्रोसेस होनी है, बनाना है, नए प्रोडक्ट बनाने हैं, ग्लूकोज से प्रोटीन, प्रोटीन से कुछ और बनाना है ना। तो एक दूसरे को जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके जो है एडिपोज टिश्यूज में डालना। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो वो प्रोसेसिंग के दौरान अगर वहाँ ब्लड का फ्लो अगर रुक जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ज्यादा मात्रा में हेपरिन बनाने वाली सेल्स होती हैं। तो यहीं पे लिखा है कि लीवर एवं लंग्स दोनों मिलकर शरीर में 85% हेपरिन बनाती हैं, और बाकी 15% शरीर के हर टिश्यू में बनता है। इसीलिए जो न्यूरोथेरेपी में हेपरिन केमिकल है, उसमें जो 7 लीवर दिया गया है और 8 चेस्ट ओनली दिया गया है, वो लीवर और लंग्स को उकसाने के लिए दिया गया है। ठीक है। तो जब हम वहां के हेपरिन को उकसाएंगे, लीवर को उकसाएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लीवर में ही रहेगा हेपरिन, नहीं, वो वहां से निकल जाएगा, वो ब्लड में मिल जाएगा, और शरीर में जहां जहां भी क्लॉट होंगी तो वो हेपरिन उसको खोल देगा। ठीक है। तो अगर लीवर और लंग्स को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वो हेपरिन वहां पर जो है बनता रहेगा, और शरीर में जहां भी क्लॉट होंगे उसको वो घोल देगा।
तो एक तो 85, इसीलिए स्पेशली इनको उकसाया गया है, ठीक। 85% इनमें बनता है, इसीलिए लीवर, और क्योंकि लंग्स में भी एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है, तो वहां भी कुछ बहुत कम समय के लिए, जो भी उसकी यूनिट है, वो यूनिट तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ हम जो जानते हैं सेकेंड है, मिली सेकेंड है, इतना तो हम जानते ही हैं। तो बहुत कम सेकेंड के लिए वहां पर ब्लड में जब एक्सचेंज होता है तो वहां क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए लीवर में और लंग्स में 85% हेपरिन बनता है, बाकी का 15% शरीर की हर टिश्यू के आसपास, सेल के आसपास जो है ये पाया जाता है, 15%। तो जो 15% है वो बॉडी के दूसरे हिस्सों को मैनेज कर लेता है, बाकी 85% जो है ये लीवर और लंग्स में बनाया जाता है। इसीलिए हम 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली देते हैं, और 8 पेन जो है वो आगे का प्रोसेस है, प्लाज्मिन वगैरह जो भी रहता है तो वो आगे बाद में देखेंगे। तो यहाँ मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बाकी इसके और भी फंक्शन है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।